लास्ट क्लास में हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में स्टडी करा था. सो टुडे वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द पर्नीशियस एनीमिया. ओके, पर्नीशियस एनीमिया एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. लास्ट क्लास में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखा था, आज पर्नीशियस एनीमिया. ये पर्नीशियस एनीमिया भी एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का टाइप है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेगा डेफिनेशन ऑफ पर्नीशियस एनीमिया. इट इज अ टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. इट इज अ type of megaloblastic anemia. It is a type of megaloblastic anemia. It occurs mainly due to the deficiency of vitamin B12. Okay, vitamin B12 and deficiency of इंट्रांसिक फैक्टर. ओके, स्टमक में जो इंट्रांसिक फैक्टर होता है, इंट्रांसिक फैक्टर का डेफिशिएंसी, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज वेल एज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एज वेल एज autoimmune destruction of gastric fundus mucosa. Okay, autoimmune, okay, destruction of gastric fundus mucosa. This is the definition of pernicious anemia. देख लीजिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेफिनेशन क्या है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया this is also anemia which is occurs due to the deficiency of vitamin B12 and folic acid. Okay, that may lead to the immature abnormal large RBC produced. उसको हमने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या था. ओके, पर्नीशियस एनीमिया क्या है, ये भी एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का टाइप है, क्योंकि ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होता है. पर्नीशियस एनीमिया भी, पर्नीशियस एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का डिफरेंस इतना ही है, ध्यान से देख लीजिए. ये पर्नीशियस एनीमिया भी एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सब टाइप्स है. ये क्यों होता है, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है. विटामिन B12 का डेफिशिएंसी से होता है एंड इंट्रांसिक फैक्टर से होता है. इंट्रांसिक फैक्टर क्या करते हैं, इंट्रांसिक फैक्टर बाइंडिंग विद द प्रोटीन, ओके सॉरी विटामिन B12 के साथ बाइंड होके इलियम टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम पे आके रिसेप्टर के पार्ट में छोड़ देते हैं. तब रिसेप्टर से ट्रांसपोल्वामिन एब्जॉर्ब करके लिवर में ट्रांसफर करता है. ओके, बट इधर इंट्रांसिक फैक्टर ही नहीं होता. इंट्रांसिक फैक्टर नहीं होता, विटामिन B12 इंट्रांसिक फैक्टर के साथ बाइंड ही नहीं होता है. एज वेल एज ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक फंडस म्यूकोसा. इधर देख लीजिए, दिस इज द स्टमक. ओके, दिस इज स्टमक में दिस इज अ फंडस पार्ट. ओके, फंडस पार्ट, दिस इज अ फंडस पार्ट. ओके, फंडस पार्ट में ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ गैस्ट्रिक फंडस म्यूकोसा. गैस्ट्रिक फंडस का जो पार्ट है, ओके, फंडस का पार्ट का म्यूकस जो है ऑटोइम्यून से, ओके, हमारा बॉडी का सेल्फ ऑटोइम्यून से डिस्ट्रक्शन होता है. ये डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होता है, फंडस पार्ट से चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स, दो सेल्स रिलीज होते हैं फंडस पार्ट से. चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स में बोला था, पैराइटल सेल्स. ओके, पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, दिस सीक्रेट्स द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रांसिक फैक्टर. अगर ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक फंडस म्यूकोसा डिस्ट्रक्शन हो गए तो इधर इंट्रांसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज नहीं होता. अगर इंट्रांसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो गए तो इधर विटामिन B12 के साथ मिक्सअप ही नहीं होता. फॉर एग्जांपल मैं बोला था, सबसे पहले क्या होता है, विटामिन B12 ओके, मीट से खाता है, मीट से ज़्यादा मिलता है. जब ऐसे खाता है ये डायरेक्टली स्टमक में आता है. ओके, स्टमक में आता है. ओके, कैसे आता है, विटामिन B12 के साथ एनिमल प्रोटीन मिक्स होता है. एनिमल प्रोटीन मिक्स होता है. ओके, एनिमल प्रोटीन मिक्स होके स्टमक में आता है. स्टमक में क्या होता है, स्टमक में पैराइटल सेल्स इंट्रांसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं. इंट्रांसिक फैक्टर क्या करते हैं, इसको विटामिन B12 के साथ मिक्स होने के लिए कोशिश करता है, बट उसको चांस नहीं मिलता, क्योंकि इधर इसोफेगस में क्या होता है, इसोफेगस में
ओके, आर बाइंडर फॉलो करके आता है। सो आर बाइंडर सबसे पहले उसके साथ मिक्स होता है। तो क्या आर बाइंडर ब्यूटाइल ब्यूटोल के साथ मिक्स होता है। सो ब्यूटाइल ब्यूटोल के साथ मिक्स होके इधर डुओडेनम तक आता है। डुओडेनम तक आने के टाइम इधर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तब इंट्रिंसिक फैक्टर ब्यूटाइल ब्यूटोल को फॉलो करते हैं। इधर पैंक्रियास क्या करते हैं, पैंक्रियास ये आर बाइंडर को डाइजेस्ट करते हैं। आर बाइंडर को डाइजेस्ट करने के बाद विटामिन ब्यूटोल के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन ब्यूटोल के साथ क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड होता है। ओके, ये इंट्रिंसिक फैक्टर हीलियम तक लेके आता है, टर्मिनल हीलियम। ओके, ये हीलियम तक लेके आता है। ये हीलियम में क्या होता है, इधर रिसेप्टर्स होता है। ये रिसेप्टर से एक एंजाइम रिलीज होता है। वो एंजाइम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर को डाइजेस्ट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर डाइजेस्ट करने के बाद विटामिन ब्यूटोल लिवर में, ओके, लिवर में एंटर होता है। दिस इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। ओके, विटामिन ब्यूटोल हमारा बॉडी में नॉर्मली ऐसा एब्सॉर्प्शन होता है। वो विटामिन ब्यूटोल क्या करते हैं, विटामिन ब्यूटोल इज एंटर इनटू द, ओके, दिस इज एंटर लिवर क्या करते हैं, लिवर सप्लाई द विटामिन ब्यूटोल टू द बोन मैरो। ओके, देन बोन मैरो प्रोड्यूसेस द आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट। ओके, ये मैकेनिज्म है। पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ब्यूटोल। हमने विटामिन ब्यूटोल का डेफिशिएंसी होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, हमने विटामिन ब्यूटोल सफिशिएंट मिल रहा है। अगर एक पर्सन अच्छे तरह से विटामिन ब्यूटोल खा रहा है फिर भी उसको अनेमिक हो रहा है, फिर भी उसको रेड ब्लड सेल्स इमेच्योर प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि विटामिन ब्यूटोल जो हमने दे रहा है, जो हम पर्सन खा रहा है, वो विटामिन ब्यूटोल बोन मैरो को सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। देख लीजिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में एटोलॉजिकल फैक्टर देखा था हमने। एटोलॉजिकल फैक्टर में डिक्रीज्ड इंटेक होगा और डिक्रीज्ड एब्सॉर्प्शन होगा और डिक्रीज्ड इंटेक होगा और इंक्रीज्ड डिमांड होगा। ओके, ये तीन कंडीशन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस होता है। पर पर्नीशियस एनीमिया में विटामिन ब्यूटोल पर्सन को अच्छे तरह से लेता है, मीट खाता है, विटामिन ब्यूटोल गोली खाता है, फिर भी उसको विटामिन ब्यूटोल बॉडी में नहीं मिल पा रहा है। ओके, इस टाइप का एनीमिया हमने पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। पर्नीशियस एनीमिया इज आल्सो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया व्हिच इज occurs due to the deficiency of vitamin B12, deficiency of intrinsic factor। इधर intrinsic factor deficient है, ओके, क्योंकि deficiency of intrinsic factor as well as autoimmune destruction of the gastric mucus fundus। ओके, gastric fundal mucus। ओके, तो स्टमक का फंडस का पार्ट म्यूकस क्या होता है, ऑटोइम्यून से डिस्ट्रक्शन होता है। ये डिस्ट्रक्शन हो गए तो पैराइटल सेल्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं, ये रिलीज नहीं करेगा। अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं किया तो इधर आर बाइंडर को पैंक्रियाटिक जूस से डाइजेस्ट करने के बाद इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड नहीं होता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड नहीं हो तो ये डुओडेनम से टर्मिनल हीलियम तक वो विटामिन ब्यूटोल आता भी नहीं, क्योंकि उसको कोई तो चाहिए उसको ट्रांसफर करने के लिए। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस due to the deficiency of intrinsic factor, okay, the deficiency of vitamin B12 also occurs in the body. So the deficient vitamin B12 that may lead to the unable to reach the bone marrow. So bone marrow produces the abnormal large red blood cells. This type of anemia is called as pernicious anemia. इस type का anemia को हम लोग pernicious anemia बोलते हैं। ठीक है, this is a normal mechanism. So इसको एटोलॉजिकल फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, हमारा बॉडी में टी सेल्स होता है। ओके, क्यों होता है पर्नीशियस एनीमिया, टी सेल्स इन आवर बॉडी। सबसे पहला टी सेल्स, ये टी सेल्स क्या करते हैं, हमारा बॉडी को इम्यूनिटी देता है। ओके, ये ऑटो इम्यून कैसे होता है, टी सेल्स ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन पैराइटल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। ओके, टी सेल्स एक्ट्स ऑन पैराइटल सेल्स, देन पैराइटल सेल्स के, ओके, सो एक्चुअली टी सेल्स इन आवर बॉडी, ओके, टी सेल्स हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है। तो पर्नीशियस एनीमिया में क्या करते हैं, टी सेल्स ऑटो इम्यून मतलब खुद क्या करता है, पैराइटल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, खुद पैराइटल सेल्स के ऊपर उसको ऊपर एक्शन करता है, एक्ट करता है। तब क्या करता है, पैराइटल सेल्स से एक प्रोटीन रिलीज होता है। जब टी सेल्स इन आवर बॉडी एक्ट्स ऑन पैराइटल सेल्स, देन पैराइटल सेल्स रिलीज से
प्रोटीन सब्सटेंसेस, ओके, इन दी ब्लड, ब्लड में एक प्रोटीन सब्सटेंसेस रिलीज करता है। ये प्रोटीन सब्सटेंसेस को, ओके, ये प्रोटीन सब्सटेंसेस क्या है, ये एंटीजन है, बॉडी में एंटीजन हो गया। सो तब बॉडी क्या करता है, बॉडी एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करते हैं, एंटीबॉडी को प्रिपेयर करता है। जब प्रोटीन रिलीज होता है ब्लड में, तब बॉडी एंटीबॉडी को रिलीज करता है। देन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हमने बोलते हैं एंटी पैराइटल एंटीबॉडी। एंटी पैराइटल एंटीबॉडी मतलब, एंटी पैराइटल मतलब जो पैराइटल सेल्स को अगेंस्ट, मतलब पैराइटल सेल्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, ओके, एंटीबॉडी रिलीज होता है, इसको एंटी पैराइटल एंटीबॉडी बोलते हैं। इधर इसके वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हो गया। इधर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, सो वापस ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डिस्ट्रॉय करते हो। गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है, इधर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज ही नहीं होता, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन ही नहीं होता। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सो विटामिन ब्यूटोल के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, विटामिन ब्यूटोल के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा तो विटामिन ब्यूटोल टर्मिनल इलियम तक नहीं पहुंचेगा, टर्मिनल इलियम तक नहीं पहुंचे तो सो विटामिन ब्यूटोल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन ब्यूटोल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो लिवर में विटामिन ब्यूटोल स्टोर ही नहीं होगा। सो स्टोर नहीं होगा तो ये लिवर से बोन मैरो पे विटामिन ब्यूटोल नहीं पहुंच पाएगा। इसके वजह से लिए क्या होता है, सो बोन मैरो ये एबनॉर्मल एनलार्ज रेड ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन करते हैं। सो इस टाइप का अनीमिया को हमने पर्नीशियस अनीमिया बोलते हैं। ओके, 1 सेकंड देख लीजिए, इधर नॉर्मल मैकेनिज्म को आपको तो पता होगा, एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। पर्नीशियस अनीमिया में टी सेल्स दिस एक्ट्स एज ए एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। सो एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडीज मतलब सेल्फ एक्ट होता है, दिस एक्ट्स ऑन पैराइटल सेल्स ऑफ द पंडस पार्ट ऑफ द स्टमक। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, ये पैराइटल सेल्स के ऊपर एक्ट होने के बाद ये पैराइटल सेल्स से एक प्रोटीन रिलीज होता है, वो प्रोटीन ब्लड में सर्कुलेट होने चालू होता है। जब ये प्रोटीन सर्कुलेट होने चालू होता है तब बॉडी क्या करता है, सो प्रोटीन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है, उसको एंटी पैराइटल एंटीबॉडी बोलते हैं। सो ये एंटीजन हो गया, ये बॉडी से एंटीबॉडी हो गए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस अगेन क्या करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ऊपर एक्ट करके उसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डिस्ट्रक्शन करने चालू करते हैं। डिस्ट्रक्शन कर दे तो पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा। सो पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो ये आगे प्रोसेस होता भी नहीं है। दिस इज व्हाट पर्नीशियस एनीमिया, दिस इज वन ऑफ द एटोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ etiological factor pernicious anemia definition. It is a type of megaloblastic anemia which is occurs due to the deficiency of vitamin B12, deficiency of intrinsic factor as well as the auto anti or auto destruction of the gastric fundal mucosa. Okay, auto antibodies destruction of the gastric fundal mucosa that causes the anemia is known as pernicious anemia. Okay, first causes of pernicious anemia. तो फर्स्ट काज इज यही है, फर्स्ट काज एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज, एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होता है, एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज फर्स्ट काज एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज। ओके, सो नेक्स्ट काज क्या होता है, ओके, एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज, एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज, एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज। ओके, इधर क्या होता है, कभी कभी इंट्रिंसिक फैक्टर बराबर रिलीज हो रहा है, पैराइटल सेल्स ठीक है, ओके, पैराइटल सेल्स से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो, ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होकर स्टमक में आता है, पर स्टमक में आने के बाद वो इंट्रिंसिक फैक्टर का एंटीबॉडी होता है और एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज, वो इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, ओके, एंटीजन आता है। ओके, सबसे पहला रीजन ये होता है एंटी पैराइटल एंटीबॉडी, मतलब ये पैराइटल सेल्स को इनहिबिट करता है, इसके वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता है। सेकंड रीजन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का एंटीजन आता है, एंटीबॉडी आता है, सो एंटीबॉडी क्या करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर को डिस्ट्रक्ट करता है। सो थर्ड रीजन भी यही है, एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक में भी होता है, इधर विटामिन B12 के फॉलो भी करता है, पर इधर क्या करता है, ये रिसेप्टर साइट टर्मिनल इलियम में क्या होता है, वो रिसेप्टर साइट्स ये क्या करता है, इधर इंट्रिंसिक फैक्टर्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो ये विटामिन B12 को फ्री करता भी नहीं है।
समझ में आ रहा है। इधर इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ मिलके इलियम तक आता है। ये इलियम में क्या होता है, ये रिसेप्टर साइट होता है, इसमें से एक एंजाइम रिलीज होता है। वो एंजाइम क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर को डाइजेस्ट करता है, तब विटामिन B12 फ्री होकर एब्जॉर्प्शन होता है। पर इधर इंट्रिंसिक फैक्टर वो विटामिन B12 को इधर डाइजेस्ट ही नहीं होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर डाइजेस्ट ही नहीं होता है, डाइजेशन ही नहीं होगा तो विटामिन B12 को फ्री छोड़ता भी नहीं है। इसकी वजह से भी विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन होता भी नहीं है। आदमी विटामिन B12 अच्छे से खा रहा है, फिर भी विटामिन B12 लिवर में एंटर नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ओके, ये 3 रीजन से होगा। एंटी पैराइटल एंटीबॉडी फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी, क्योंकि पैराइटल सेल्स ठीक है बट इंट्रिंसिक फैक्टर का एंटीबॉडी है, इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक में बाइंड नहीं हो पाएगा विटामिन B12 के साथ। थर्ड वन इज विटामिन B12 के साथ बाइंड हो रहा है, फॉलो करके इलियम तक आ रहा है, बट इलियम पार्ट में ये इंट्रिंसिक फैक्टर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, ये 3 रीजन है। 3 रीजन एंटी पैराइटल एंटीबॉडी, एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी, एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडी इन दी टर्मिनल इलियम, इन दी टर्मिनल इलियम। Okay, these are the what etiological factors of pernicious anemia। pernicious anemia का मेन रीजन ये है, 3 रीजन है। ओके, डेफिनेशन 1 सेकेंड बोलता है, इट इज अ टाइप ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया व्हिच इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड ऑटो डिस्ट्रक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक फंडल म्यूकोसा। सो that type of anemia is known as pernicious anemia। etiological factor anti-parietal antibody, anti-intrinsic antibody, anti-intrinsic antibody in the terminal ileum। okay, इतना भी नहीं है ये। ओके, और रिस्क फैक्टर्स ऑफ pernicious anemia, रिस्क फैक्टर्स भी हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है रिस्क फैक्टर्स। ये तीनों के अलावा भी फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर से भी हो सकता है, और गैस्ट्रिक सर्जरी। ओके, क्योंकि स्टमक को ही हम रिमूव कर दिया तो इधर पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स आता भी नहीं, सो इसके वजह से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट ओल्ड एज से भी हो सकता है। ओल्ड एज से क्या होता है, ओल्ड एज में ये पैराइटल सेल्स श्रिंक होता है, मतलब पैराइटल सेल्स डिस्ट्रक्शन होता है, इसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता है। सो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। एटियोलॉजी मेन काजेस क्या है, एंटी पैराइटल एंटीबॉडीज, एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज, एंटी इंट्रिंसिक एंटीबॉडीज इन द टर्मिनल इलियम। देन रिस्क फैक्टर्स फैमिली हिस्ट्री, गैस्ट्रिक कैंसर और गैस्ट्रिक सर्जरी। ओके, ओल्ड एज, ओल्ड एज से भी हो सकता है, और सर्टन इंटेस्टाइनल डिसीजेस लाइक इंटेस्टाइनल डिसीज, स्मॉल इंटेस्टाइनल डिसीज है तो लाइक क्रोन्स डिसीज। ओके, दीज आर व्हाट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ pernicious anemia। pernicious anemia होने का रिस्क फैक्टर्स है। ओके, सेम है साइन एंड सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, सब pernicious anemia का मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जैसा सेम है, क्योंकि pernicious anemia भी एक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का टाइप है। ओके, बट pernicious anemia मेगलोब्लास्टिक एनीमिया दोनों थोड़ा अलग अलग टाइप्स है। ओके, next we will see regarding pathophysiological condition of pernicious anemia। next pathophysiological condition of pernicious anemia। pernicious anemia क्यों होता है, इसको पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर से क्या होता है। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू द एटियोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स, इधर पैराइटल सेल्स डिस्ट्रक्शन होता है। सो डिस्ट्रक्शन होने से क्या होता है, सो लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर टू बाइंड विद विटामिन B12 के साथ बाइंड होने के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 इज अनेबल टू एब्जॉर्ब इन द टर्मिनल इलियम, ये इलियम पे एब्जॉर्ब भी नहीं होगा विटामिन B12। ओके, सो विटामिन B12 अनेबल टू एब्जॉर्ब इन टर्मिनल इलियम, दैट विल लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इन द सर्कुलेशन में विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होगा। सो विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होगा तो अनेमिया दिखने चालू होता है। तो इस टाइप का अनेमिया को हमने pernicious अनेमिया बोलते हैं, सिम्टम्स दिखने चालू होता है। तो pernicious अनेमिया में अगर आदमी विटामिन B12 का गोली अच्छे से और मीट नॉन वेजिटेरियन है तो भी विटामिन B12 बॉडी में बढ़ते नहीं है। क्यों कि इस टाइप का अनेमिया को हमने pernicious अनेमिया बोलते हैं, क्योंकि उधर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी होता है।
ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन ब्यूटोल हम ठीक से खाता नहीं होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई दिक्कत नहीं होता और अगर पैराइटल सेल्स का भी कोई दिक्कत नहीं होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। पर पर्निशियस एनीमिया में पैराइटल सेल्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है एंड इंट्रिंसिक फैक्टर का सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने चालू होता है। इस टाइप का एनीमिया का पर्निशियस एनीमिया बोलते हैं। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पता चलता है क्या ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है क्या पर्निशियस एनीमिया है। क्योंकि पर्निशियस एनीमिया का डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है सिलिंग टेस्ट। ओके, मैं सिलिंग टेस्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में एक स्पेशल क्लास बोलना होगा, उसके लिए मैं बोल दूंगा। ओके, सिलिंग टेस्ट में मालूम होता है क्या पर्निशियस एनीमिया है क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। ओके, सेम पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर destruction of parietal cells of the gastric fundus. So due to the destruction of gastric fundus, the production of intrinsic factor is reduced, lack of intrinsic factor to bind with the vitamin butol. So due to the lack of intrinsic factor, vitamin butol is unable to absorb in the terminal ileum पे absorb नहीं होगा। अगर terminal ileum पे absorb नहीं हुआ तो vitamin butol का deficiency होगा, that is the deficiency of vitamin butol occur in the body. The deficiency of vitamin butol occur in the body that may lead to the megaloblastic anemia, either pernicious anemia. Okay, so this is what pathophysiological condition. So clinical manifestations, diagnostic evaluation, management we will see in next class. Thank you very much.